नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम सिंधु सरस्वती सभ्यता के अंतर्गत सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन एवं स्थापत्य कला की तथा सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। पिछले 2-3 व्याख्यानों में हमने सिंधु सभ्यता के और अलग अलग पक्षों को जानने का प्रयास किया। सिंधु सभ्यता पूरे विश्व में अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। सुनियोजित नगरों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की एक अनूठी विशेषता है। प्रत्येक नगर के पश्चिम में ईंटों से बने एक ऊंचे चबूतरे पर गढ़ी या दुर्ग बना हुआ मिलता है और इसके पूर्व में अपेक्षाकृत नीचे धरातल पर नगर भाग प्राप्त होता है, जो जन सामान्य द्वारा निवासित होता था। गढ़ी में संभवतया मुख्य पुरोहित अथवा शासक का निवास होता था। सार्वजनिक महत्व के प्राय सभी भवन गढ़ी भाग में ही प्राप्त होते हैं, जैसे धनागार, बृहत् स्नानागार, सभा भवन, मोहनजोदड़ो इत्यादि। गढ़ी के चारों ओर ईंटों से निर्मित मोटी दीवार बनी मिलती है, जिसमें परकोटे और बुर्जें बनी होती थी। सुरक्षा की दृष्टि से गढ़ी के चारों ओर खाई बनाने का प्रचलन था। कुछ नगरों में दुर्ग भाग और नगर भाग दोनों के चारों ओर सुरक्षा प्राचीर भी बनी हुई है, जैसे कालीबंगा और सुरकोटड़ा। कालीबंगा में दुर्ग भाग और नगर भाग के बीच एक ही सुरक्षा प्राचीर है। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर निचले स्तर पर एक शहर बसा हुआ है, जहाँ सामान्य लोग रहते थे। मेसोपोटामियाई सभ्यता के नगरों के विपरीत हड़प्पा सभ्यता के नगर एक निश्चित पूर्व योजना के आधार पर बने हुए दिखाई देते हैं। नगरों की सड़कें सीधी हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटती है। इसके संपूर्ण नगर कई वर्गाकार और आयताकार खंडों में विभक्त हो जाते हैं। सड़कें पर्याप्त चौड़ी हैं। इनकी चौड़ाई 9 फीट से 34 फीट तक मिलती है और कभी कभी ये आधे मील तक लंबाई में सीधी मिलती है। आश्चर्य की बात है कि सारी सड़कें मिट्टी की बनी हुई थी। भवन विभिन्न प्रकार के हैं, जिनकी पहचान धनाढ्यों की विशाल भवन, सामान्य जनों के आवास, दुकानें, सार्वजनिक भवन इत्यादि से की जा सकती है। साधारणतः घर पर्याप्त बड़े थे और उनके मध्य में एक आंगन होता था। आंगन के एक कोने में भोजन बनाने का प्रबंध था और इर्द गिर्द 4 या 5 कमरे बने होते थे। कुछ मकान 2 मंजिले भी मिले हैं। यह उल्लेखनीय है कि सिंधु सभ्यता के भवन सार्वजनिक मार्गों का अतिक्रमण नहीं करते हैं, जो इस बात को भी सिद्ध करते हैं कि सिंधु सभ्यता के नगरों में कोई न कोई ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था अवश्य रही होगी जो इस संपूर्ण क्रियाकलापों को नियंत्रित करती थी। इसी प्रकार गलियां 1 मीटर से 2.2 मीटर चौड़ी हैं। ये गलियां चक्करदार या भूल-भुलैया न होकर सीधी और योजनाबद्ध तरीके से निर्मित की गई है। मोहनजोदड़ो की हर गली में एक सार्वजनिक नलकूप मिलता है। कालीबंगा में गलियों एवं सड़कों को एक आनुपातिक ढंग से निर्मित किया गया है। गलियां जहां 1.8 मीटर चौड़ी हैं, वहीं मुख्य सड़कें एवं राजमार्ग इससे दुगुने 3.6 मीटर, तिगुने 5.4 मीटर या चौगुने 7.2 मीटर चौड़े तक प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता के भवनों में न अलंकरण है, न ही विविधता। नगर के ध्वंस अवशेषों को देखने से प्रतीत होता है कि वे आधुनिक व्यावसायिक नगरों के अवशेष हों। संभवतः सिंधु सभ्यता के लोगों की व्यापारिक चेतना ने स्थापत्य में सुंदरता से कहीं अधिक उपयोगिता की ओर ध्यान दिया होगा। सिंधु सभ्यता के भवनों में पकाई हुई ईंटों का इस्तेमाल होना एक अद्भुत बात है। जिस समय मिस्र के लोग पक्की ईंटों के प्रयोग से अनभिज्ञ थे और मेसोपोटामिया में यह बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है, उस समय सिंधु सभ्यता के लोग
पक्की ईंटें बड़ी कुशलता से बना रहे थे और उनका बड़ी प्रचुर मात्रा में उसका उपयोग कर रहे थे। सिंधु सभ्यता के अधिकांश भवन पक्की ईंटों के बने हुए हैं। एक व्यापक एवं सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली सिंधु सभ्यता के नगरों की एक अनूठी विशेषता है, जो विश्व की अन्य समकालीन प्राचीन सभ्यताओं में प्राय अलभ्य है। भारत में भी इस सभ्यता के बाद शताब्दियों तक इस तरह का प्रबंध देखने को नहीं मिलता है। घर के कमरे, रसोई, स्नानागार आदि की निकास नालियाँ एक बड़ी नाली में मिलती थी और विभिन्न घरों से निकली बड़ी नालियाँ अंततः एक सार्वजनिक नाली में मिलती थी। चौड़ी नालियों की पटान के लिए कहीं कहीं बड़ी ईंटों और पत्थरों का प्रयोग किया गया है। नालियों की जुड़ाई और प्लास्टर में मिट्टी, चूने और जिप्सम का प्रयोग देखने को मिलता है। समय समय पर इन नालियों को साफ करने की भी व्यवस्था थी। सड़कों की नालियों में नरमोखे, मैनहोल या आधुनिक सॉकपिट जैसे स्ट्रक्चर बने हुए देखने को मिलते हैं। नालियों के बीच बीच में सॉकपिट भी मिलते हैं। इनमें कूड़ा करकट रुक जाता था और नाली में पानी बहता रहता था। फिर इनकी सफाई करके कूड़ा करकट निकाल दिया जाता था। नालियों के किनारे भी कहीं कहीं गर्त बने हुए हैं। अनुमानित नालियों को साफ करने के पश्चात इससे निकला हुआ कूड़ा करकट इन्हीं गड्ढों में जमा कर दिया जाता था। कालीबंगा जैसे कुछ नगरों में जहाँ विस्तृत नाली व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है, वहाँ हर घर के बाहर सॉक पिट से नाली को जोड़ दिया जाता था। इन शोष गर्तों में मिट्टी के बड़े बर्तन गाड़ दिए जाते थे, जिसकी पैंदी में छेद होता था। ऐसी विशेषताएं आज भी गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती है। सिंधु सभ्यता के नगरों में सड़कों, गलियों एवं नालियों की उत्कृष्ट एवं संगीतपूर्ण व्यवस्था को देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो सकता था। ऐसी सुंदर व्यवस्था 18वीं शताब्दी तक लंदन, मैनचेस्टर और पेरिस के विख्यात शहरों में भी विद्यमान नहीं थी। इसी प्रकार सिंधु सभ्यता के नगरों में समान अनुपात में बनी पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। ईंटों के आकार में एक स्टैंडर्ड मानकीकरण दिखाई देता है। जो ईंटें सामान्यतः प्रयोग में ली गई है, उनका आकार 27.94 सेंटीमीटर मल्टीपल 13.97 मल्टीपल 6.25 सेंटीमीटर के आकार की प्राप्त होती है। सिंधु सभ्यता के नगरों में प्रयुक्त ईंटें लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई के अनुसार अपने 4-2-1 के अनुपात के लिए विख्यात है। नालियों को ढकने में 51 सेंटीमीटर लंबी ईंटों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। विशेष प्रयोजनों के लिए विशेष आकार की ईंटों का निर्माण किया जाता था। उदाहरण के लिए फर्श और दीवारों के किनारों या कोनों की चिनाई अंग्रेजी के अक्षर जैसी संपूर्ण आकार बनी ईंटों से की गई है। खूंटे जैसी नोकदार या अंग्रेजी के वी अक्षर के आकार की ईंटों का प्रयोग कुएं की दीवार की चिनाई के लिए किया गया है। सिंधु संस्कृति में चिनाई के लिए गारे के रूप में मिट्टी का ही मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है। जिप्सम एवं अन्य मिश्रण ईंटों की चिनाई में गारे के रूप में बहुत कम काम में लिया गया है। मोहनजोदड़ो की केवल एक ही इमारत विशाल स्नानागार के निर्माण में बिटुमन का प्रयोग किए जाने की जानकारी मिलती है। चूने और जिप्सम के मिश्रण का प्रयोग केवल नालियों की जुड़ाई में ही देखने को मिलता है, जहां निरंतर पानी के बहाव के कारण चिनाई को मजबूत बनाना आवश्यक था। इसी प्रकार दीवारों की जुड़ाई एक तह लंबाई में, फिर एक चौड़ाई में, फिर लंबाई में, इस क्रम में ईंटों को रखा जाता था। इस तरह की जुड़ाई में ईंटों के किनारे एक सीध में नहीं पकड़ते थे, अतः दीवार अधिक मजबूत बनती थी। दीवारों का अनुलंब संरेखण अत्यंत कुशलता के साथ किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि दीवारों को सीधा बनाने में साहुल की सहायता ली गई होगी। मोहनजोदड़ो से एक चूना पत्थर के उपकरण की पहचान साहुल से की गई है। मकानों के फर्श लगभग 3 तरह से बनाए जाते थे: मिट्टी की कुटाई करके, समतल और मजबूत कच्ची ईंटें बिछाकर, अथवा पक्की ईंटों का प्रयोग करके। अधिकांश फर्श मिट्टी को ठोक पीट के बनाए गए हैं। महत्वपूर्ण इमारतों के फर्श प्राय पक्की ईंटों से बने हुए हैं।
इस तरह के फर्शों की मोटाई 1 ईंट से लेकर 5 ईंट तक पाई जाती है। कालीबंगा का एक फर्श अलंकृत टाइल्स का बना है, जिस पर प्रतिच्छेदी वृत्तों का अलंकरण देखने को मिलता है। दरवाजे दीवार के मध्य में न होकर एक किनारे पर होते थे। दरवाजे लकड़ी के बने होते थे और इनके अवशेष यद्यपि प्राप्त नहीं हुए हैं। सामान्य द्वार की चौड़ाई लगभग 1 मीटर थी, किंतु कुछ गहरी काफ़ी चौड़ी भी दीवारें प्राप्त हुई है। दरवाज़ों के चूल के लिए ईंटों के द्वार विवर मिले हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि मकानों के अधिकांश दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर न होकर गलियों की ओर खुलती थी। इसके वास्तविक कारण का अनुमान करना कठिन है। ऐसा या तो सुरक्षा की दृष्टि से किया गया होगा या इस कारण से कि दरवाजे खुलने पर सड़क के मकान का अंदरूनी भाग न दिखाई पड़े। मोहनजोदड़ो में अगल बगल के घरों के मध्य प्राय बहुत थोड़ा लगभग 1 फुट का फासला छोड़ा हुआ देखने को मिलता है। यह व्यवस्था पड़ोसियों के मध्य विवाद की संभावना को संभवतः कम करने के लिए की गई जान पड़ती है। यहाँ भी उल्लेखनीय है कि अड़ोस पड़ोस की दीवारों के मध्य छोड़े गए फासले को दोनों तरफ ईंटों से बंद कर दिया जाता था। संभवतः ऐसा चोरों से बचाव के लिए किया गया होगा। खिड़कियों के साक्ष्य बहुत कम देखने को मिलते हैं। यह भी संभव है कि खिड़कियां ऊपरी भाग में रही हों, जो अब शेष नहीं बची हैं। अलाबस्टर पत्थर की कुछ खंडित जालियां प्राप्त हुई है। हो सकता है कि उनका प्रयोग खिड़की के लिए किया गया हो। कुछ पक्की मिट्टी की जालियां भी प्राप्त हुई है। अधिकांश सीढ़ियों की पेड़ी बहुत संकरी थी और 2 पेड़ों के बीच की ऊंचाई काफ़ी थी। सीढ़ियां ठोस रूप में बनाई गई थी क्योंकि उनके नीचे की जगह खाली नहीं है। जिन घरों में सीढ़ियां नहीं मिली, वहां लकड़ी की सीढ़ियां संभवतः रही होगी, जो समय के साथ नष्ट हो गई होगी। इमारतों की छतें समतल थी। छतों पर सरकंडों को चटाई की तरह बिछाकर उन्हें रस्सी से गूंथ दिया जाता होगा। उसे लकड़ियों की कड़ियों के बीच रखकर उसके ऊपर मिट्टी की मोटी तह बिछा दी जाती थी। इमारतों के मलबे में कांसे या तांबे की बनी सरियों जैसी कोई वस्तु उपलब्ध अब तक नहीं हुई है। सड़कों के किनारे स्थित कुछ इमारतों के कोने घिसे हुए मिले हैं। इन स्थानों से संभवतः बोझ लदे हुए पशु अथवा सवारियां निकलने से कुछ घिसावट हुई होगी। नगरों की कुछ इमारतों के कोने कुछ गोलाई लिए हुए बनाए गए हैं। संभवतः सामान लदे जानवर बिना कठिनाई के वहां से गुजर सके, इस प्रयोजन से उनको निर्मित किया गया होगा। मकानों को प्राय ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था ताकि वर्षा और बाढ़ के पानी से सुरक्षा रहे। प्राप्त अवशेषों से यह भी जान पड़ता है कि रात में सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था रही होगी। इसी प्रकार सिंधु सभ्यता अपने विशिष्ट भवनों की वजह से भी पूरी दुनिया में अपना अनूठा स्थान रखती है। ऐसे विशिष्ट स्थापत्य या भवनों में विशाल स्नानागार जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण इमारतों में से एक है। यह स्नानागार 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा है। इस कुंड में जाने के लिए दक्षिण और उत्तर की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई है जो ईंटों से निर्मित है। इस स्नान कुंड की दीवारें बड़ी सुदृढ़ है। इसमें ईंटों की चिनाई बड़ी सावधानी एवं कुशलता के साथ की गई है। दीवार के दोनों ओर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है और उनके बीच में कच्ची ईंटें भरावन के रूप में प्रयोग की गई हैं। कुंड के फर्श पर खड़ी ईंटें लगाई गई है और वे भली भांति काट कर जिससे कि उनके बीच में कम से कम दराज रहे। पुनः फर्श और दीवारों की जुड़ाई जिप्सम से की गई है। कुंड की बाहरी दीवार पर बिटुमन की 1 इंच मोटी प्लास्टर लगाई गई है। फर्श की खड़ी ईंटों की चिनाई, मोटी दीवारों तथा जिप्सम और गिरी पुष्पक बिटुमन के प्लास्टर ने स्नान कुंड को अति सुदृढ़ बना दिया है। जॉन मार्शल का कहना है कि उस समय उपलब्ध निर्माण सामग्री से इससे सुंदर और मजबूत निर्माण की कल्पना करना बहुत कठिन है। स्नान कुंड की फर्श का ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर है। स्नानागार के दक्षिण पश्चिमी कोने में ही महत्वपूर्ण
नाली थी जिसके द्वारा पानी के निकास की व्यवस्था की गई थी। स्नान कुंड के 3 और बरामदे बने हुए हैं। पूर्व की ओर के एक कमरे में एक कुआं मिला है। स्नानागार के लिए जल आपूर्ति का संभवतः यही मुख्य स्रोत रहा होगा। स्नानागार की इमारत के उत्तर में 2 पंक्तियों में छोटे छोटे 8 स्नान कक्ष भी बने हुए हैं। इनमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का होना और उनकी दीवारों की अत्यधिक मोटाई इस बात की ओर इशारा करती है कि संभवतः मकान 2 मंजिला रहा होगा। सिंधु सभ्यता में इस विशाल स्नानागार का धार्मिक उत्सव या समारोहों पर प्रयोग किया जाता रहा होगा, ऐसा अधिकांश विद्वानों का मानना है। इसी प्रकार सिंधु सभ्यता में विशाल जलाशय प्राप्त हुए हैं। धोलावीरा अपने विशाल जलाशयों के लिए प्रसिद्ध है। धोलावीरा से 2 विशाल जलाशयों के अवशेष मिले हैं। इनमें से एक बड़ा जलाशय दुर्ग भाग के पश्चिम में बना हुआ है। सतही सर्वेक्षण से यह अनुमान लगाया गया है कि इसकी कुल लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 70 मीटर के लगभग रही होगी। इसके उत्तरी तट की खुदाई से यह स्पष्ट हो गया है कि इसकी चौड़ाई 24 मीटर और गहराई 7.5 मीटर है। इसके उत्तरी तट से नीचे पंजे तक उतरने के लिए 31 सीढ़ियाँ बनी हुई है। इस जलाशय का तटबंधन एवं सीढ़ियों का निर्माण बड़ी कुशलता के साथ पाषाण खंडों को जोड़कर किया गया है। दूसरा बड़ा जलाशय दुर्ग भाग के दक्षिण की ओर बना हुआ है और यह शिलाओं को काटकर बनाया गया है। डॉक्टर R.S. बिष्ट के अनुसार यह शैल उत्कीर्णित स्थापत्य कला रॉक कट आर्किटेक्चर का सबसे प्राचीनतम नमूना कहा जा सकता है। पूर्व से पश्चिम की ओर इस जलाशय की लंबाई 95 मीटर के लगभग जान पड़ती है और इसके पश्चिमी तट की तरफ से इसकी चौड़ाई 11.42 मीटर और नीचे से 10.80 मीटर है एवं इसकी गहराई अलग अलग स्थलों पर 1.95 मीटर से 4 मीटर तक मिलती है। इसी प्रकार हड़प्पा से प्राप्त विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता की एक और अनूठी विशेषता है। हड़प्पा के गड्डी टीले के बाहर उत्तर पश्चिम में एक विशाल अनागार के अवशेष मिले। यह एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है जिसके पीछे बाढ़ से बचाव का उद्देश्य दिखाई पड़ता है। यह अनागार या भंडारगार कई खंडों में विभक्त है और इसमें हवा जाने की सुंदर व्यवस्था भी की गई है। ये भंडारगार 6-6 की पंक्तियों में निर्मित किए गए हैं। दोनों पंक्तियों के बीच में 23 फीट का चौड़ा एक मार्ग भी बना है। प्रत्येक अनागार लगभग 50 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा है। इस अनागार का प्रमुख प्रवेश द्वार रावी नदी की ओर से है। ऐसा प्रतीत होता है कि नदी मार्ग से ही अनागार की सामग्री आती जाती थी। संभवतः यह अनागार राजकीय रहा होगा। यहाँ राज्य की ओर से अन्न का संग्रह एवं वितरण किया जाता होगा। हड़प्पा के अतिरिक्त हमें मोहनजोदड़ो एवं राखी गड्डी से भी ऐसे ही अनागारों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार के अनागार मेसोपोटामिया के नगरों में भी देखने को मिलते हैं। ऐसे ही सिंधु सभ्यता का एक और अनूठा स्थापत्य कला का उदाहरण लोथल में गोदीबाड़ा या डॉक यार्ड के रूप में मिलता है। लोथल में पक्की ईंटों से निर्मित एक ढांचा मिला है जिसे SR राव ने अन्वेषण किया और इसकी पहचान एक गोदी या डाक यार्ड के रूप में की। इसके भीतर का क्षेत्र समलंबक है और इसका औसत आकार 214 × 36 मीटर है। इसकी वर्तमान गहराई 3.3 मीटर है, लेकिन SR राव का मानना है कि संभवतः मूल रूप में इसकी गहराई 4.15 मीटर रही होगी। राव के विवरण के अनुसार इसकी उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था जिससे जहाज आते जाते थे। यह प्रवेश द्वार भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था जिससे गोदी में पानी आता था। दक्षिणी दीवार में 1 मीटर चौड़ी नाली जल निकास के लिए बनी हुई थी। यहाँ पर ईंटों पर खांचे बने हुए मिले हैं जो संभवतः इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यहाँ पर लकड़ी का दरवाज़ा लगा होगा जिसे आवश्यकता अनुसार उठाया या गिराया जा सकता होगा। राव का मत है कि नमूने, आकार और निर्माण की दृष्टि से लोथल की गोदी फिनीशिया और रोम की गोदियों से कहीं अधिक विकसित थी और निश्चय ही अपने ढंग की विश्व में सबसे प्राचीन
उदाहरण के रूप में अवस्थित है। सबसे प्राचीन ही नहीं बल्कि आधुनिक गोदियों की तुलना में भी इसका आकार कोई खास कम नहीं है। लोथल का डॉकयार्ड वर्तमान में विशाखापट्टनम में बने हुए डॉकयार्ड से बड़ा है। इसी प्रकार सिंधु सभ्यता के स्थल धोलावीरा से हमें विशाल स्टेडियम प्राप्त हुआ है। धोलावीरा से प्राप्त यह स्टेडियम संभवतः विश्व का सबसे प्राचीनतम स्टेडियम हो सकता है, जिसके निर्माण का श्रेय सिंधु सभ्यता के निवासियों को है। यह स्टेडियम धोलावीरा के दुर्ग भाग और मध्यम नगर के बीच में बना हुआ है। इसका आकार 283 मीटर पूर्व पश्चिम एवं 45 से 47 मीटर उत्तर दक्षिण की ओर है। इसके उत्तरी द्वार एवं समारोह स्थल तक आने जाने के लिए 80 मीटर के क्षेत्र को छोड़कर मार्ग बना हुआ है। इसके चारों ओर दर्शकों के बैठने के लिए सोपान बने हुए हैं। समारोह स्थल लगभग 12 मीटर चौड़ा है और यह दुर्ग की रक्षा प्राचीर से जुड़ा हुआ है। समारोह स्थल पर चढ़ने के लिए 3 या 4 सोपानों की सीढ़ियां बनी हुई है। समारोह स्थल तक जाने के लिए एक औपचारिक मार्ग भी बना हुआ है। इसी प्रकार गुजरात के जुनीकुरन जिला कच्छ नामक स्थान से 2003-04 में किए गए उत्खनन के दौरान ऐसे ही 2 और स्टेडियम भी प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार मनके बनाने का कारखाना लोथल एवं चन्हुदड़ो से प्राप्त हुआ है। लोथल के दुर्ग भाग के पश्चिम में एक इमारत बनी हुई है, जिसमें विभिन्न आकार के 11 कमरे, मध्य में एक बड़ा आंगन और एक चबूतरे बने हुए हैं। साथ ही एक रक्षक का कमरा और एक भंडार का कक्ष भी है। 2 मिट्टी के बर्तनों में बहुमूल्य पत्थरों के अर्धनिर्मित मनके मिले हैं और 2 बर्तनों में कच्चा माल भी प्राप्त हुआ है। लगभग 600 से अधिक मनके उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में इन पात्रों से प्राप्त होते हैं। यह भवन मनके बनाने वालों की एक बड़ी कर्मशाला या कारखाना हुआ जान पड़ता है, जहां केंद्रीय आंगन या चबूतरों पर मणिकार एक साथ बैठकर मनकों का निर्माण करते थे और पास के कमरों में वो लोग निवास करते होंगे। चन्हुदड़ो से भी मणिकारों के एक ऐसे ही परंतु अपेक्षाकृत छोटे कारखाने एवं मिट्टी एवं भट्टी के अवशेष प्राप्त होते हैं। धन्यवाद। आज के इस व्याख्यान में अपन इस पर ही चर्चा करेंगे। अगले व्याख्यान में हम सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन इत्यादि पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।